This is Innovalia. हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको ऑटोडेस्क माया 2020 में नेविगेट कैसे करते हैं और डिस्प्ले मोड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा ऑटोडेस्क माया के बारे में, और ये है कि माया का जितना भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो सारा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि आपका अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स दोनों ही जो केसेस है लेटर्स का, वो सारा में डिफरेंट शॉर्टकट्स असाइंड है, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस या कमांड्स असाइंड है इन शॉर्टकट्स के साथ। यानी कि अपर केस लेटर में कुछ और काम कर रहा होगा और लोअर केस लेटर में कुछ और एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन ना हो। इससे क्या होता है कि माया में जितना भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो इनपुट में लेता है वो सारा स्मॉल केस लेटर्स में ही जाता है, यानी कि लोअर केस लेटर्स में ही जाता है। अपर केस लेटर्स में तब जाता है जब आप कैप्स लॉक की को ऑन करके रखते हैं या फिर शिफ्ट के साथ कोई लेटर को प्रेस करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर कोई लेटर को प्रेस करते हैं तो उसके साथ जो शॉर्टकट्स असाइंड है वो कुछ और कमांड्स एंड टूल्स के लिए है, तो आपको उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा जो स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स के साथ शॉर्टकट्स असाइंड है। तो इसीलिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जो है आपका कैप्स लॉक की ऑफ रहता है उसमें, और बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी आपका शॉर्टकट्स है जो लेटर से इनपुट में लेता है वो सारा स्मॉल केस लेटर में ही रहता है, यानी कि लोअर केस लेटर्स में रहता है। तो उसी में ही रहने दे, ध्यान रखिए कि कैप्स लॉक की ऑफ रहे। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही शॉर्टकट्स अलग अलग है, यानी कि कैपिटल बी में जो शॉर्टकट है वो स्मॉल बी से अलग है। ऑलराइट, तो आइए सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि माया में नेविगेट कैसे कर सकते हैं। नेविगेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कीबोर्ड में ऑल्ट का जो बटन है उसको आपको प्रेस करके रखे रहना है, प्रेस एंड होल्ड। आप अगर उसको प्रेस करके रखे रहेंगे तो उसके बाद आप माउस का जो 3 बटन्स है, लेफ्ट राइट और जो मिडिल का जो स्क्रॉल व्हील दिया हुआ है, उसको भी प्रेस करने से क्लिक होता है। ठीक है, तो ये 3 बटन होना चाहिए आपके माउस में, 3 बटन माउस जो कि यूजुअली आपके पास होगा। तो ये 3 बटन का यूज़ करके आप पूरा माया में नेविगेट कर सकते हैं। बस करना आपको ये है कि कीबोर्ड में ऑल्ट बटन जो है वो प्रेस करके रखना है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन के साथ ही माउस काम करता है। तो ऑल्ट बटन को प्रेस अगर आप रखें, प्रेस एंड होल्ड, और फिर माउस का लेफ्ट क्लिक, यानी कि लेफ्ट माउस बटन पे अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो क्या होगा? टम्बलिंग, इसको कहते हैं टम्बल या ऑर्बिट करना। टम्बल या ऑर्बिट इसलिए कहते हैं बिकॉज आप देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहे हैं। ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रही कुछ ऐसे ही कि जैसे धरती के चारों ओर चांद घूमता है। ठीक है, ये उसी तरह का है, इसीलिए इसको टम्बलिंग या फिर ऑर्बिटिंग करना कहते हैं, टम्बल या ऑर्बिट। ऑलराइट, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप गोल घूम सकते हैं ऑब्जेक्ट के चारों ओर। ठीक है, इसके अलावा ऑल्ट को प्रेस एंड होल्ड करके रखे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। आप अगर मिडिल माउस बटन जो कि स्क्रॉल व्हील है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम में, तो आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसको कहते हैं पैनिंग करना या फिर ट्रैकिंग करना। पैन या फिर ट्रैक, इसको पैनिंग एंड ट्रैकिंग कहते हैं। ये टॉप एंड बॉटम जा रहा है यानी कि अप एंड डाउन, और ये लेफ्ट एंड राइट। डायगनली भी कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हैं मूव। ठीक है, एज लॉन्ग एज माउस को आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप फ्रीली पैनिंग या ट्रैकिंग कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इसके अलावा ऑल्ट को प्रेस एंड होल्ड करके अभी भी रखे रहना है, और अगर आप राइट माउस बटन पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ छोटा एरो, नीचे की तरफ बड़ा एरो। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करेंगे, ठीक है, क्लिक किया हुआ है राइट क्लिक, उसको लेफ्ट एंड राइट ड्रैग कर रहे हैं, इससे क्या होता है? इसको कहते हैं डॉली आउट, इसको कहते हैं डॉली इन। डॉली इन मतलब एक तरह से आप जूम इन जूम आउट बोल सकते हैं, बट टेक्निकली इसको डॉली इन एंड डॉली आउट कहा जाता है। ये इसलिए बिकॉज इसमें कैमरा मूव होता है, कैमरा का पोजीशन चेंज होता है, जबकि जूम इन जूम आउट में आपका फोकल लेंथ चेंज होता है, उसका जो लेंसेस होता है कैमरा का, उसका फोकल लेंथ चेंज होता है, कैमरा अपने ही जगह पे रहता है। लेकिन ये क्या है? ये है आपका डॉली इन
एंड डॉली आउट। इसमें क्या हो रहा है कि कैमरा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कैमरा आगे पीछे हो रहा है, इसी की वजह से इसको डॉली इन डॉली आउट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे पीछे सामने और दूर जा सकते हैं, और लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग से आप टम्बलिंग एंड ऑर्बिटिंग कर सकते हैं, और मिडिल माउस बटन पे आप क्लिक एंड ड्रैग करके पैनिंग या ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे व्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब 3D व्यू से आप ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में जा सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू से आप ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में जा सकते हैं। वो कैसे होगा? वो है कि आपको स्पेस बार पे एक बार क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वाड व्यू आ गया, यानी कि 4 व्यू में आप आ गए हैं, जहाँ पे यहाँ पे 3 ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ दिख रहा है और ये पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिख रहा है, ऑलराइट। और वापस आप कहीं पे भी अगर माउस को होवर करेंगे, अगर आप टॉप व्यू के ऊपर माउस को लेके जाते हैं और स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा और आप इसमें काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप नेविगेट करना चाहेंगे तो आपका सबसे पहला चीज़ है कि टम्बलिंग काम नहीं करेगा। दिख रहा है ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करेंटली लॉक्ड। ये इसलिए बिकॉज ये 2 डायमेंशनल व्यू है, एक प्लानर व्यू है, ठीक है, सिंगल प्लानर व्यू है। इसमें आप टम्बलिंग नहीं कर सकते, ऑर्बिटिंग नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के चारों ओर आप घूम नहीं सकते, बिकॉज ये सिर्फ 3 डायमेंशनल व्यूज में पॉसिबल है, 2 डायमेंशनल व्यूज में पॉसिबल नहीं है। और ऑर्थोग्राफिक व्यूज जो है वो 2 डायमेंशनल व्यूज है। तो इसमें आपका मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग से पैनिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, एंड राइट क्लिक एंड ड्रैग करके आप डॉली इन एंड डॉली आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट को प्रेस करके रखे रहना है, जब आप माउस बटन को ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करें तो ऑल्ट को ज़रूर प्रेस करके रखें, वरना ये काम नहीं करेगा जैसा काम कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप फिर से स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो वो क्वाड व्यू में चला जाएगा, यानी कि 4 व्यू में चला जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको 4 व्यू दिख रहा है। आप इसमें से किसी भी व्यू पे माउस को रख सकते हैं या होवर कर सकते हैं, और वहाँ पे स्पेस बार को फिर से प्रेस करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखिए फ्रंट व्यू मैक्सिमाइज हो गया है। यहाँ पे भी आपका टम्बलिंग काम नहीं करेगा, बस पैनिंग, ट्रैकिंग और डॉली इन एंड डॉली आउट काम करेगा, ठीक है। फिर स्पेस बार को प्रेस करना है, राइट व्यू में जाना है और फिर स्पेस बार को प्रेस करना है, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में जाके वापस स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, हम लोग को ये चारों व्यू में काम करना पड़ता है, तो हम लोग बार बार ऐसा टॉगल करने के लिए हम लोग लगातार स्पेस बार को प्रेस करके ऐसे टॉगल करते हैं, ठीक है। इससे बहुत फास्ट नेविगेशन होता है हम लोग का, स्विचिंग कर पाते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज से पर्सपेक्टिव व्यू में, ऑलराइट। अब इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डिस्प्ले मोड को कैसे चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अभी क्या है कि आपको काफ़ी हद तक ऑब्जेक्ट्स एकदम रियल लाइफ जैसा दिख रहा है, कि इसमें बॉल में कलर्स है, टेक्स्ट है, ज़मीन पे टाइल्स है, दीवार में वहाँ पे कलर चढ़ा हुआ है वॉल्स पे। तो ये सारा एकदम रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वैसा डिस्प्ले ही हो रहा है। बट माया में बहुत तरह का डिस्प्ले मोड से स्पेशली मेनली 4 है, जैसे कि सबसे पहला है आपका वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मोड कैसे एक्टिवेट होगा? वो है कीबोर्ड में 4 प्रेस करने के बाद वायर फ्रेम मोड एक्टिवेट होगा। देखिए वायर फ्रेम मोड में क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन लाइंस है, उसका जो बाउंड्रीज है, जो एजेस है, वो सारा आपको विजिबल होगा, वो सारा आपको दिखेगा, वो सारा डिस्प्ले में आएगा। आपको सिर्फ वही उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वायर फ्रेम में वो आपको दिखेगा। इससे हम लोग को देखने में काफ़ी इजी होता है, यानी कि उसमें कितना हाई डिटेलिंग है या नहीं है, ये सब देखने में बहुत काम आता है, और आर पार देखने में मेनली ये काम आता है वायर फ्रेम व्यू, ठीक है। और अगर आप उसके बाद 5 प्रेस करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड पे अगर आप 5 प्रेस करेंगे तो शेडेड मोड ऑन होगा। शेडेड मोड में क्या होता है कि आपका मेनली उसका कलर्स, उसका मटेरियल्स, ये सब दिखता है, बट अदर देन दैट और कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपको बाकी का सारा चीज़ देखना है जो बाहर से इंपोर्टेड है, जैसे कि स्पेशली टेक्सचर्स, तो आपको 6 प्रेस करना है कीबोर्ड पे। 6 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको शेडेड भी दिखेगा, यानी कि शेडेड मोड विथ टेक्सचर मैप्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको शेडर्स भी दिखेगा जो कि मटीरियल्स है, बेसिक मटीरियल्स, बेसिक कलर्स जो असाइंड है ऑब्जेक्ट्स पे, वो सारा भी आपको दिखेगा। एंड अदर देन दैट जो टेक्सचर्स बाहर से इंपोर्टेड है, जैसे कि बॉल पे चढ़ा हुआ जो कवर है, ज़मीन पे जो टाइल्स है, ये सारा जो बाहर से इंपोर्टेड इमेजेस है, टेक्सचर्स है, ये सारा भी आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके अलावा और एक डिस्प्ले मोड है जो कि 7 प्रेस करने पे आता है, और वो है डिस्प्ले ऑल लाइट्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूज़ ऑल लाइट्स। इससे क्या होता है कि सीन में जितना भी लाइट्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब वर्चुअल लाइट्स है,
वो सारा ऑन हो जाता है, मतलब उसके साथ दिखता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, कैसा डिस्प्ले होगा। तो ये पूरा का पूरा टेक्सचर्स विथ शेडर्स, मटेरियल्स एंड लाइट्स के साथ पूरा दिख रहा है, और आपको शेडो वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये लाइट के साथ मोड हो गया, ठीक है, डिस्प्ले मोड हो गया यूज़ ऑल लाइट्स का। इसके अलावा ये सारा मोड्स आप यहाँ से व्यू पैनल से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पैनल का जो टूल बार है, यहाँ पे दिया रहता है आपका सारा मोड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है वायर फ्रेम मोड और ये है शेडेड मोड। और अगर आप सोच रहे कि मैं अगर शेडेड मोड कह रहा हूँ तो टेक्सचर्स क्यों दिख रहा है, शेडेड मोड में तो सिर्फ आपका कलर्स दिखता है, मटेरियल्स दिखता है, तो टेक्सचर्स कैसे दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे टेक्सचर्ड मोड ऑन है। ये जो छोटा सा आइकन ये टेक्सचर्ड मोड के लिए है, यानी कि शेडेड मोड विथ टेक्सचर मैप्स के लिए है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए टॉगल हो गया, अब सिर्फ यहाँ पे शेडेड मोड ऑन है। ये हो गया वायर फ्रेम मोड, ये हो गया शेडेड मोड, ये हो गया शेडेड मोड विथ टेक्सचर मैप्स, और ये हो गया यूज़ ऑल लाइट्स। देख रहे सारा चीज़ एक साथ भी ऑन हो सकता है। और यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिख रहा होगा, और वो है यहाँ पे शैडोज़ का। ये एक ऑप्शन है शैडोज़ के लिए। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे शैडोज़ डिसेबल हो गया, शैडोज़ अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो गया डिस्प्ले शैडो का ऑप्शन। शॉर्टकट बस 7 तक ही दिया हुआ है, 4 5 6 7। 4 में वायर फ्रेम मोड, 5 में शेडेड मोड, 6 में शेडेड मोड विथ टेक्सचर मैप्स, और 7 में यूज़ ऑल लाइट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेनली ये 4 है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन भी ये है, एम्बिएंट ऑक्लूजन का ऑप्शन। इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितना भी सॉफ्ट शैडोज़ है वो सारा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स क्लोज होने के वजह से जो शैडोज़ बनता है हल्का फुल्का एकदम सॉफ्ट शैडोज़, वो सारा भी इस पर डिस्प्ले होता है। बट जब इतना सब कुछ हम लोग डिस्प्ले कर रहे हो और हेवी सीन हो तो हम लोग को नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसा केस में हम लोग वायर फ्रेम मोड को ऑन रखते हैं। अदरवाइज हम लोग शेडेड मोड में भी काम करते हैं, यूज़ ऑल लाइट्स ऐसा मोड में भी लोग काम कर सकते हैं। अगर सीन ज़्यादा हेवी नहीं है और हम लोग का सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये काफ़ी आपको इजी होगा ऐसे नेविगेट करने में इस मोड के साथ। ऑलराइट, इसके अलावा आप व्यू पैनल को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो जो व्यू पैनल है वो फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ ये पर्सपेक्टिव व्यू ही नहीं बल्कि आप कोई भी व्यू को कर सकते हैं, यानी कि इसका जो क्वाड व्यू है, 4 व्यू है, इसमें से टॉप व्यू को भी आप कर सकते हैं। बस इसको पहले मैक्सिमाइज करना है स्पेस बार प्रेस करके, और फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने से ये पूरा फुल स्क्रीन व्यू में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वापस अगर कंट्रोल स्पेस बार में अगर प्रेस करूँगा तो ये रीस्टोर हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग फिर से स्पेस बार प्रेस करेंगे और इससे एग्जिट होकर फिर से क्वाड व्यू में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग चाहे तो इस क्वाड व्यू को भी पूरा फुल स्क्रीन व्यू में लेके जा सकते हैं, और वो है कि कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी क्वाड व्यू है, यानी कि 4 व्यू है, और फुल स्क्रीन व्यू भी है। दोनों व्यू एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि ये क्वाड व्यू भी है और पूरा का पूरा फुल स्क्रीन व्यू भी आ रहा है। बिकॉज ये एक तरह से क्या हो गया, 4 व्यू पैनल्स का एक सेक्शन हो गया पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो मैक्सिमाइज होता है, फुल स्क्रीन में हो जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल स्पेस बार फिर से प्रेस करेंगे तो वो वापस रीस्टोर हो जाएगा। और अभी मैं चाहूँ तो फिर से मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जा सकता हूँ, और फिर से कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करूँगा तो मैक्सिमाइज होगा, और फिर से प्रेस करूँगा कंट्रोल प्रेस स्पेस बार तो वो रीस्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, अदर देन दिस यहाँ पे और एक शॉर्टकट भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है कि फ्रेम का ऑप्शन। अगर आप इस बॉल को सिलेक्ट करते हैं और F प्रेस करते हैं जो कि स्मॉल f है, ठीक है, तो इसका काम है फ्रेम करना, ऑब्जेक्ट्स को फ्रेम करना। फ्रेम किस में फ्रेम करना? ये जो व्यू पैनल का जो इतना बड़ा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर इस ऑब्जेक्ट को फिट करना, यानी कि यहाँ पे आपका शो होगा, मतलब कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं दिखेगा, इसको यहाँ पे फिट कर दिया जाता है ताकि इस फ्रेम में विजिबल हो जाए। इस रेक्टेंगुलर जो फ्रेम है व्यू पैनल का उसमें वो विजिबल हो, पूरा का पूरा विजिबल हो, कंप्लीटली विजिबल हो। अब इसमें हम लोग ऑल्ट प्रेस करके अगर हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक से तो हम लोग टम्बलिंग कर सकते हैं उसके चारों ओर। अब अगर मान लीजिए मैं अगर इसको डिसलेक्ट करता हूँ, ठीक है, डिसलेक्ट करने के लिए हम लोग को बाहर आना पड़ेगा सीन से, और बाहर आने के बाद यहाँ पे हम लोग कोई ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर हम लोग टम्बलिंग करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर टम्बल कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए मैं किसी यहाँ पे वॉल या लाइट पे क्लिक करके मैं अगर F प्रेस करता हूँ तो अब मैं इस लाइट के चारों ओर टम्बलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए बॉल वहीं पे है, हम लोग लाइट के चारों ओर टम्बलिंग कर रहे हैं, ये एक लाइट है।
ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे डॉली आउट करूँ और मैं यहाँ पे अगर मैं डिसेलेक्ट करता हूँ उसको भी, और अगर मैं बिना कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए F प्रेस करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट से सीन में बना हुआ वो सारा का सारा फ्रेम हो जाता है, फ्रेम ऑफ हो जाता है, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर जो फ्रेम बना हुआ है व्यू पैनल का, इसके अंदर में फिट बैठ जाता है। अब हम लोग जो टम्बलिंग करेंगे, इसके चारों ओर टम्बलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑर्बिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत काम आता है। ये कुछ ऐसा है कि आप बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड नहीं रखे हैं तो जितना भी ऑब्जेक्ट है सब पे फोकस हो जाएगा, मतलब सबके चारों ओर आप टम्बलिंग या ऑर्बिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते स्पेसिफिकली और F को प्रेस करते हैं, F को प्रेस करने से क्या होगा, वो फ्रेम ऑफ हो जाएगा, यानी कि फोकस उस पे चला जाएगा। मतलब आप ये कमांड दे रहे हैं कि अब मुझे इसके चारों ओर ऑर्बिटिंग करना है या फिर इसी पे हम लोग को काम करना है। तो ऑब्वियस सा बात है, जिस पे हम लोग काम करते हैं उसी के चारों ओर हम लोग को टम्बल, पैनिंग, ट्रैकिंग ये सब करने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फ्रेम अप करते हैं F प्रेस करके। इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिलेगा, व्यू। देखिए फ्रेम ऑल, ये तब है जब आप कुछ भी सिलेक्टेड नहीं, अगर आप F प्रेस कर रहे हो तो फ्रेम ऑल होगा, और सिर्फ अगर F प्रेस कर रहे हो तो फ्रेम सिलेक्शन। और एक शॉर्टकट भी है, और वो है अगर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किए हो ना किए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सिलेक्टेड है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होता है शो ऑल, और ये जो सिलेक्टेड है अगर मैं एफ प्रेस करता हूँ शो सिलेक्टेड, जबकि एफ से हम लोग फ्रेम बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा उसका नाम या जो फंक्शन जो असाइन किया गया वो है शो सिलेक्टेड का, यानी कि सिर्फ वही दिखाए जो मैंने सिलेक्ट किया है, या मेनली वही चीज़ को दिखाए। ठीक है, और ए अगर प्रेस करते स्मॉल ए, जितना भी ऑब्जेक्ट है सारा का सारा हम लोग को दिखाए, डिस्प्ले करे। इसका मीनिंग ये हो गया। इसके अलावा आपको एक बैकग्राउंड कलर दिख रहा है यहाँ पे व्यू पोर्ट में, ये ऑब्जेक्ट्स तो है, इसके अलावा आपको बैकग्राउंड कलर में क्या दिख रहा है, ग्रे कलर है, यहाँ पे डार्क ग्रे कलर है। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, कि अगर हम लोग को ये इस कलर में काम नहीं करना, ये कलर अगर हम लोग को पसंद नहीं आता है एज ए बैकग्राउंड कलर, तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। और उसका शॉर्टकट है Alt+B। Alt+B अगर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइट ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, अगर मैं फिर से Alt+B प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए अब ग्रेडियंट बैकग्राउंड आ गया। तो Alt+B प्रेस करके हम लोग इसमें भी स्विच कर सकते हैं। अगर मैं फिर से Alt+B प्रेस करूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कम्प्लीटली ब्लैक हो गया। अगर हम लोग को ब्लैक बैकग्राउंड में से काम करना अच्छा लगता है तो हम लोग इस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर हम लोग को फिर से स्विच करना है बैकग्राउंड को तो फिर से Alt+B प्रेस करना होगा। Alt+B प्रेस करेंगे तो हम लोग अभी डार्क ग्रे बैकग्राउंड में वापस रिस्टोर हो गए, जैसा था वैसा ही हो गया। ऑलराइट, इसके अलावा और एक शॉर्टकट भी है, और वो है कि अगर मैं बॉल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब हो गया आइसोलेट। यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ आइसोलेट पर्सपेक्टिव। आइसोलेट करना मतलब उसको पूरा तरह से अकेला करना, एबेंडॉन कर देना, यानी कि सिर्फ अब वही दिखेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करते हैं सिर्फ वही दिखेगा व्यू पैनल में, उसके अलावा जितना भी ऑब्जेक्ट है सब का सब हिडन हो जाएगा। अगर आप वापस Ctrl+1 को प्रेस करेंगे तो आइसोलेशन मोड से वो एग्जिट हो जाएगा, यानी कि जैसा था वैसा वापस हो जाएगा। तो ये मोड बहुत काम आता है। Ctrl+1 प्रेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बॉल पे जितना काम करना है कर सकते। देख रहे हैं अभी ऑर्बिटिंग कर रहा हूँ मैं तो कैसा हो रहा है, वो उसके चारों ओर नहीं घूम रहा है, कैमरा उसके चारों ओर नहीं घूम रहा है, ना ही हम लोग उसके चारों ओर टम्बलिंग कर पा रहे हैं, बॉल इधर उधर घूम रहा है। ये इसलिए बिकॉज मैंने क्या किया था, अभी शो ऑल किया था ए प्रेस करके, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको बस दोबारा ये क्योंकि सिलेक्टेड है आपको बस F प्रेस करना है। F अगर प्रेस कर दिए तो अब देखिए अब मैं इसके चारों ओर टम्बलिंग कर सकता हूँ। तो ये आइसोलेशन मोड कब काम आता है, जब हम लोग को ऑब्जेक्ट पे सेपरेटली काम करना रहता है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे काम हो जाने के बाद वापस हम लोग आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग को हिंड्रेंस नहीं होता है। जब हम लोग इसी पे अगर कोई काम करना है तो ये बाकी चीज़ के वजह से हिंड्रेंस नहीं आता है, प्रॉब्लम्स नहीं आता है कि कैसे हम लोग काम करें। स्पेशली अगर बॉल का नीचे काम करना था तो हम लोग उसके नीचे देख ही नहीं सकते, हम लोग को फ्लोर दिखेगा। तो ऐसा केस में आइसोलेशन मोड बहुत काम आता है, सारा चीज़ हिडन हो जाता है, सिर्फ जिस पे काम करना है वही विजिबल रहता है। ऑलराइट, इस मोड को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये जो छोटा सा आइकन है टूल बार में, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए आइसोलेशन मोड ऑन हो गया, और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो गया। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये है कि यहाँ पे 3 मोड है,
कि किस तरह से पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स जो है डिस्प्ले होता है। पॉलीगोनल से भी ये बना हुआ है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पॉलीगन से अगर कोई ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है, स्पेशली मेशेस जो है, किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए भी 3 मोड है। मैं सबसे पहले इसको आइसोलेट कर देना चाहूँगा, Ctrl+1 प्रेस करके ऑब्जेक्ट को, और फिर मैं 5 मोड में जाऊँगा, मतलब शेडेड मोड, 5 प्रेस करके शेडेड मोड में जाऊँगा। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग 1 प्रेस करेंगे तो ये हो गया हार्ड मोड या फिर रफ डिस्प्ले मोड बोल सकते हैं। रफ डिस्प्ले इसलिए बिकॉज अगर मैं टम्बलिंग करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉल पूरा स्मूथ नहीं है, मतलब एकदम राउंड नहीं है, ये स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा है। पॉलीगन्स क्या एकदम स्ट्रेट होता है वो लोग का जो सरफेस होता है, तो ये क्योंकि पॉलीगन्स मतलब एक एक छोटा छोटा रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो इसलिए ये ऐसे स्टेप में राउंडेड हो रहा है, ठीक है, पूरा तरह से राउंड नहीं है। अगर मैं वहीं पे 3 प्रेस करूंगा तो देखिए एकदम स्मूथ राउंड हो गया। तो 3 प्रेस करने पे क्या होता है, एकदम स्मूथ डिस्प्ले होता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्मूथ डिस्प्ले मोड। और अगर 2 प्रेस करूंगा तो 2 प्रेस करने से क्या होता है कि दोनों का बीच का इंटरपोलेशन दिखता है। इस ऑब्जेक्ट पे आपको उतना बेटर तरीके से नहीं दिखेगा, बट अगर मैं वापस Ctrl+1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 7 प्रेस करता हूँ और 6 भी, एंड देन 7, और उसको 3 प्रेस करके वापस स्मूथ कर देता हूँ और थोड़ा बाहर आता हूँ एंड देन डिसेलेक्ट। इसके जगह अगर मैं यहाँ पे एक, ठीक है, क्यूब का यूज़ करता हूँ आपको ये शो करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्सचर आ गया है, बट अभी देखिए सिलेक्टेड है, ठीक है, ये क्यूब अभी सिलेक्टेड। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका स्मूथ मोड ऐसा है, ऑलमोस्ट स्फीयर जैसा हो गया, और इसका हार्ड या रफ डिस्प्ले मोड ये हो गया, इसका कॉर्नर्स बहुत अच्छा से मतलब डिस्प्ले होगा। और 2 अगर मैं प्रेस करूँगा तो देखिए दोनों का बीच का इंटरपोलेशन दिखा रहा है कि हार्ड मोड या रफ मोड में ऐसा है, ठीक है, रफ डिस्प्ले में ऐसा है और स्मूथ में ऐसा बन जा रहा है। तो इतना जो वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दिखा रहा है कि कितना वॉल्यूम लॉस है वो दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा था इनिशियली और स्मूथ करने के बाद वो कैसा होगा। तो इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए बहुत काम आता है ये सेकंड नंबर 2 जो है शॉर्टकट, ये बहुत काम आता है। इसको कहते हैं मीडियम डिस्प्ले मोड। ऑलराइट, यही मैं करता हूँ इसको 1 प्रेस, हार्ड मोड में ही ठीक है क्यूब। अब इसके अलावा लास्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है कि कैसे आप सीन में वॉकिंग कर सकते हैं। जी हाँ, वॉकिंग का भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है। वॉक करना मतलब धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ना, एकदम फ्लो में आगे बढ़ना, फ्लो में एकदम ट्रैवल करना सीन में। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है Alt+X। Alt+X करने से देखिए वॉक टूल इज एक्टिवेटेड शो कर रहा है, इसमें 4 हेडेड एरो दिखा रहा है और वहाँ पे शॉर्टकट्स भी शो कर रहा है। बट ये काम नहीं करेगा, तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप कीबोर्ड में वो चारों में से कोई एक लेटर को प्रेस करके माउस को क्लिक नहीं करेंगे। अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो इससे उधर आगे बढ़ना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, मैंने W प्रेस कर दिया है। अब उसके साथ क्या करना है, माउस पे भी क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक। देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। अगर यही चीज़ को मैं अगर A प्रेस करूँ, वहाँ पे दिया हुआ A लिखा हुआ है, A से क्या होगा, वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा। W से क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा, टॉप या फ्रंट बोल सकते हैं। D से क्या होगा, वो राइट की तरफ जाएगा, वॉकिंग करते हुए, धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए। और S से क्या होगा, वो पीछे आएगा, यानी कि बैक में आएगा, धीरे धीरे वहाँ से बाहर आने लगेगा। हम लोग रिवर्स में वॉकिंग कर रहे हैं। वॉक टूल भी बहुत काम आता है सीन का एक ओवरव्यू दिखाने के लिए कि कैसा सीन बना हुआ है, कैसा क्या होगा, ये दिखाने के लिए स्लो मोशन में काफ़ी काम आता है वॉक टूल। अदरवाइज हम लोग को वॉक टूल का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग बस डायरेक्टली ऑल्ट एक्स प्रेस करके हम लोग इस मोड से बाहर आ सकते हैं, वॉक टूल को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मेनली अपना टम्बलिंग और ये ऑर्बिटिंग, ये सारा पैनिंग, ट्रैकिंग, ये सब यूज़ करते हैं, डॉली इन डॉली आउट, ठीक है, मेनली हम लोग यही 3 टूल से नेविगेट करते हैं। वॉक टूल से हम लोग ज़्यादातर नहीं करते, वॉक टूल से तब करते जब हम लोग का सीन कंप्लीट है, बस किसी को शो करना है कि कैसा हम लोग का सीन बना है, ठीक है, ओवरव्यू करने के लिए, ओवरव्यू दिखाने के लिए बहुत काम आता है। तो इस तरह से हम लोग माया में नेविगेट कर सकते हैं और अलग अलग डिस्प्ले मोड्स को टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का टूल्स, कमांड्स एंड ऑप्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। अंटिल देन, थैंक यू।